अस्सलामुअलैकुम। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि ब्लड से रिलेटेड था। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एनीमिया और क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो आज उसी क्लासिफिकेशन में से हम एनीमिया की एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली एनीमिया क्या है। सो एनीमिया में बी डिफाइंड एज द डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एचबी इन द ब्लड बिलो द रेफरेंस लेवल फॉर द एज एंड सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। यानी एनीमिया जो है वो ब्लड का ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी के अंदर जो है वो डाउन हो जाता है लेवल, डिक्रीज्ड हो जाता है लेवल किस चीज़ का, हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन क्या था, एक रेड पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जो है वो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। लेकिन किस लिहाज से कमी होगी, जो हमारे पास नॉर्मल रेफरेंस लेवल या एवरेज जो है वो हम काउंट यूज़ करते हैं एज और सेक्स के रिलेटेड, उसके हिसाब से। एज के हिसाब से क्या होगा, जिस तरह लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस है, चाइल्ड है, उसके बाद यंग एज है, ओल्ड एज है। और सेक्स के हिसाब से मेल और फीमेल यानी दोनों के अंदर जो है वो, क्योंकि नॉर्मल इनका रेफरेंस लेवल भी डिफरेंस होता है, तो उस रेफरेंस लेवल के हिसाब से बॉडी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो फिर इस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये एनीमिया की कंडीशन है। क्लासिफिकेशन में आज हमने फर्स्ट टाइप पढ़नी है जो कि है ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है? ए प्लास्टिक एनीमिया एनीमिया की वो कंडीशन है जिसमें बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड की कमी हो जाती है। यानी जो 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, उन तीनों का काउंट अगर डिक्रीज़ कर जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि ए प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन है। और ये हो किस वजह से सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई इनकी जो है वो डिफ़ेक्ट आ गया है, डेवलपमेंट के दौरान कोई डिफ़ेक्ट आ गया है, या वैसे ही जो है वो इनकी एब्सेंस हो गई है किसी चीज़ की, या जिसकी वजह से बोन मैरो जो है वो डिफेक्टिव हो गई है, बोन मैरो अपना काम सही नहीं कर रही, तो ये प्लास्टिक एनीमिया होगा। So in this type of anemia, the red blood cells, white blood cells and platelets count are decreased due to the bone marrow aplasia, defective development or congenital absence or lack of functioning of bone marrow। यानी एनीमिया की वो टाइप है जिसमें बॉडी के अंदर क्या है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स का काउंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। और वो डिक्रीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि बोन मैरो प्लेजिया। अब बोन मैरो प्लेजिया क्या है कि या तो डिफेक्टिव डेवलपमेंट हुई है किसकी, बोन मैरो की, यानी बोन मैरो जो है वो सही तरह नहीं बन रहा, जो वहाँ पर सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, वो सही नहीं बन रहे और आगे वो डिफ्रेंशिएट होके ये तीनों टाइप के सेल नहीं बना रहे। या वैसे ही कॉन्जेनिटल एब्सेंस हो गई है किसी भी उस फैक्टर की जो कि ज़रूरी है रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए। और या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर बोन मैरो जो है वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर रही, उनका फंक्शन जो है वो डिफेक्टिव हो गया, उसमें चेंजेस आ गई हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, ए प्लास्टिक एनीमिया की। नेक्स्ट ये डायग्राम दिखाई हुई है, तो ये डायग्राम क्या है, ये डायग्राम शो करी है ए प्लास्टिक एनीमिया की, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा था, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि बोन मैरो डिफेक्ट हो जाता है। सो ये बोन मैरो यहाँ पर दिखाई हुई है और एरो का साइन इंडिकेट कर रहा है कि बोन मैरो से क्या बनने हैं, वाइट ब्लड सेल्स बनने हैं, रेड ब्लड सेल्स बनने हैं और प्लेटलेट्स बनने हैं। तो ए प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में क्या होगा कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं बनेंगे। तो ये सही नहीं बन रहा है या इनकी एब्सेंस है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, क्रॉस का साइन है जो ये शो कर रहा है कि ये नॉर्मल फंक्शन में जो बोन मैरो ने ये सेल्स बनाने थे, अब क्योंकि ये डिफेक्टिव है इसलिए बोन मैरो ये तमाम सेल्स जो है वो नहीं बना रही। तो ये डायग्राम जो है वो आपने अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि ये डायग्राम किसको शो कर रही है, ये डायग्राम शो कर रही है ए प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन को। नेक्स्ट जो है वो ए प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशंस क्या हो सकती है, मतलब काजेज़ क्या हो सकती हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो सबसे पहली काज यहाँ पर क्या है कि कॉन्जेनिटल में क्या होगा कि जेनेटिकली तौर पर डिफेक्ट है, या जेनेटिकली जो जीन्स हमारे पास मौजूद हैं, जो डीएनए है उसकी सिंथेसिस अफेक्ट हो गई है किसी भी फैक्टर की एब्सेंस की वजह से, तो जो आगे रेड ब्लड सेल्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो डिफेक्टिव होंगे। तो और ये क्या है, ये कॉन्जेनिटल है यानी हेरिडिटी डिजीज़ है, जेनेटिकल प्रॉब्लम है। उसके बाद एक्वायर्ड आएगा, तो एक्वायर्ड में क्या है कि किसी भी आउटर इन्वायरमेंट से आपने इसे इनको एक्वायर्ड किया है, यानी
नेचुरली बॉडी को में ये प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये क्या है, ये एक्वायर्ड प्रॉब्लम है, एक्वायर्ड एप्लास्टिक एनीमिया। थर्ड पॉइंट है रेडिएशंस। तो अगर हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को जो है वो फेस करेगी तो फिर भी ये कंडीशन हो सकती है। उसके बाद केमिकल सब्सटेंस है, अगर वो बॉडी से इंटरेक्ट करेंगे तो प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ड्रग्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, अगर वो बॉडी के लिए सही नहीं है तो भी क्या है, एनीमिया हो सकता है। और मिससेलेनियस फंक्शन में क्या आएगा, इसके अलावा और भी बहुत सी काजेज़ हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्जेनिटल। सो कॉन्जेनिटल क्या है, हेरिडिटी प्रॉब्लम है। हमने इसे क्या किया है कि जेनेटिक डिफेक्ट है। तो फैंकोनिस एनीमिया क्या है, ये भी वही कंडीशन है कि जिसमें जेनेटिकली इफेक्ट आता है। एक्वायर्ड नहीं, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है जिसमें क्या है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट सही नहीं बनेंगे। सेकंड है एक्वायर्ड। सो सेकेंडरी एक्वायर्ड को क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्लास्टिक एनीमिया। सो अगर क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी प्लास्टिक एनीमिया क्या है, तो कौन सी टाइप होगी, वो एनीमिया जो कि एक्वायर्ड होता है, जो हमने किसी भी आउटर सोर्स से एक्वायर किया है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ रहा है रेडिएशंस। तो रेडिएशंस क्या है, हैज़र्ड्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड एक्सरे। यानी कि हैज़र्ड्स का क्या मतलब है, हार्मफुल इफेक्ट, नुकसानात किसके, एटॉमिक एनर्जी को और एक्सरेज के। ये कंडीशन ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि अगर जो है रिपीटेड एक्सरेज हों तो क्या होता है कि हमारे बोन मैरो जो है वो अफेक्ट होता है। यानी हमारे बोन्स में जो स्टेम सेल, ऑस्टियोप्रोजिनेटर सेल्स होते हैं, वो जिन्होंने डिफ्रेंशिएट होकर 3 टाइप के सेल बनाने होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता रहे या बार बार होता रहे एक्सरे से, तो ये स्टेम सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं या इनका नंबर जो है वो कम हो जाता है। सो डैमेज होंगे या इनका नंबर जो है वो कम होगा, इनका काउंट कम होगा, तो बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। तो वही कि अगर बॉडी रेडिएशंस को फेस करती रहेगी तो इसकी वजह से भी बॉडी में जो है वो प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं केमिकल्स। सो केमिकल्स क्या है, केमिकल्स जो हम डेली रूटीन में जिनसे हमारी बॉडी इंटरेक्ट करती है वो भी क्या है, प्लास्टिक एनीमिया काज कर सकते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल लिखी है बेंजीन एंड रिलेटेड कंपाउंड। अब यानी हमारी नॉर्मल कंडीशन में डेली लाइफ में बहुत से कंपाउंड जो हम यूज़ कर रहे होते हैं क्लिनिकली तौर पर, तो वो क्या होते हैं, बेंजीन या उसके रिलेटेड कंपाउंड्स उनमें होते हैं। इसकी एग्जांपल में आप लें कि जिस तरह नेल पेंट्स हैं और हमारी जो है इस तरह की और कॉस्मेटिक्स या इस तरह की चीज़ें जिनमें हम क्या कर रहे हैं, बेंजीन या उनके कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो ये जब बॉडी के अंदर एंटर होंगे तो ये क्या करेंगे, ये भी जाकर जो है वो बोन मैरो इफेक्ट करेंगे, ये प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन जो है वो काज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ रहा है, ड्रग्स का। तो ड्रग्स से रिलेटेड के कौन सी ड्रग्स हैं जो बॉडी के अंदर ये प्लास्टिक एनीमिया काज कर सकती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ड्रग्स तो हम नॉर्मल कंडीशन में ले रहे होते हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स में हम ड्रग्स को लेते हैं, लेकिन हर चीज़ के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर एक डिफेक्ट्स को सही करने के लिए ड्रग जो है एफिशिएंट होगी तो इसके अलावा भी इसके बहुत से जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर है क्लोराफेमिनिकोल। ये क्या है, ये एक जो है वो एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ होती है। ज़्यादातर ये कहाँ पर यूज़ होती है, कंजक्टिवाइटिस। यानी अगर जो है वो कंजक्टिवाइटिस क्या है, यानी आपकी आइज़ में एलर्जी हो गई है या इस तरह के कोई और रिएक्शन हो गए हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो ये क्या है, एंटीबायोटिक के तौर पर काम करेगी। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए जो है वो इसको यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड भी जो है वो एक एंटीबायोटिक के तौर पर यूज़ की जाती है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, जो बॉडी के अंदर एंटर होने वाले बहुत से जो है वो हार्मफुल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या पैरासाइटिक या इस तरह के इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, वायरस वगैरह जो बॉडी में एंटर होते हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक्ट करेगी। तो इससे भी क्या होगा कि इससे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स या हम ओवरऑल कहेंगे ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। उसके बाद है फिनाइल ब्यूटाजोन। फिनाइल ब्यूटाजोन क्या होती है, फिनाइल ब्यूटाजोन को हम यूज़ करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर। यानी अगर बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है किसी भी कंडीशन में तो वहाँ पर जो है वो उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए या रोकने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
तो ये किस कंडीशन में होगी, पेन की कंडीशन होगी, यानी पेन हो रहा है या फीवर हो गया है, तो उन कंडीशंस में जो है वो फिनाइल ब्यूटाजोन को इस्तेमाल किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के तौर पर। नेक्स्ट इसमें है फेनिरामाइंस। तो इनमें क्या होता है कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम एंटी हिस्टामीन के तौर पर यूज़ करते हैं। अब हिस्टामीन को हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको एलर्जिक रिएक्शन में। सो अगर बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स हो रहे हैं, एंटीबॉडी एंटी जो रिएक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जो है वो ये हिस्टामीन रिलीज़ होता है। तो उस हिस्टामीन के इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। सो हम कहेंगे कि ये ड्रग्स हैं ये यूज़ होती हैं एंटी हिस्टामीन। उसके बाद है क्लोरोप्रोमाज़िन। सो ये कौन सी ड्रग्स होती हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम साइकोलॉजिकली जो है वो एंटी साइकोटिक या हमारे जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, यानी जिनको नफ्सियाती प्रॉब्लम होते हैं, यानी बहुत सी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनमें जो है इस ड्रग्स को रेकमेंड किया जाता है ताकि वो उनकी जो है वो उस कंडीशन को स्टेबल कर सकें, उनको जो है वो उस कंडीशन में नॉर्मल कंडीशन में रख सकें। उसके बाद इसमें आ जाता है नेक्स्ट कार्बिमाज़ोल। सो कार्बिमाज़ोल्स क्या करती हैं, कार्बिमाज़ोल जो है वो इनको हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी कैंसर ड्रग। सो वो पेशेंट जो कैंसर किसी तरह का भी होता है उनमें, तो उनके ट्रीटमेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर। उसके बाद है मेथिनोटेरेक्सटेज। अब ये किस लिए यूज़ की जाती है, ये यूज़ की जाती है एंटी थायराइडिज़म, यानी इसका जो है वो रिलेटेड फंक्शन है उसके थायराइडिज़म से। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पे आ जाता है गोल्ड। सो गोल्ड को हम यूज़ करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए, यानी जिस तरह डिफरेंट मेटल्स को जो है वो डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनमें से एक मेटल जो है वो गोल्ड है। तो ये तमाम ड्रग्स अगर बॉडी के अंदर जो है वो अफेक्ट करती हैं जाके किसको, बोन मैरो को, और उसकी वजह से बॉडी में ये प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट है मैसिलिनस, यानी इसके अलावा दूसरे फंक्शन क्या है। सो इसमें क्या आता है यहाँ पर आपकी बुक में लिखा होगा प्रेगनेंसी। सो प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्योंकि क्या है कि काउंट जो है वो अमाउंट ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, टीबी का प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि सारा प्रॉब्लम ऑक्सीजन कैरिंग नहीं होगी और इस तरह के जो है वो आगे रेड ब्लड सेल्स के प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करवाना। उसके बाद लो साइको इकनॉमिक्स का सोशियो इकनॉमिक्स। सो लो सोशियो इकनॉमिक्स कैसे अफेक्ट करेगी कि अगर जो है वो आप का इकोनॉमिकल स्टेटस, इकोनॉमी आपकी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे जो हार्मफुल होगा। और उसके अलावा आप क्या करते हैं कि आपको जो नॉर्मल डाइट चाहिए आप वो नहीं ले सकेंगे। क्योंकि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो उस हिसाब से नहीं है, आपके पास इतने सोर्सेज नहीं है कि आप अपनी नॉर्मल डाइट जो है वो ले सकें, जो आके आपको तमाम वाइटामिन्स या तमाम चीज़ें जो है वो जो कि फैक्टर ज़रूरी हैं रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए वो प्रोवाइड कर सके। सो वो कंडीशन जिसमें आपका इकोनॉमिकल स्टेटस आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो कंडीशन क्या होती है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब डाइट जो है वो सही नहीं होगी तो रेड ब्लड सेल जो है वो भी सही प्रोड्यूस नहीं होंगे। एजुकेशनल स्टेटस में क्या है कि आप लोग इसको इस तरह कह सकते हैं कि इतनी अवेयरनेस नहीं है कि कौन से ऐसे सप्लीमेंट, कौन सी ऐसी चीज़ें हमने लेनी है जो हमारी बॉडी को वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर सके जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। तो क्या है कि एजुकेशनल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इसमें कि कौन सी डाइटरी सोर्सेज जो है वो हमारे लिए बेस्ट हैं, हमारी जो है वो हेल्थ के लिए बेस्ट हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स क्या हैं, ये भी अफेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर ब्लड की प्रोडक्शन को, और जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है क्लिनिकल फीचर्स, यानी अगर किसी को प्लास्टिक एनीमिया है तो उसमें क्या सिम्टम्स शो होंगी, क्या जो है वो सिम्टम्स देख के हम कह सकते हैं कि इसको प्लास्टिक एनीमिया है।
सो क्लिनिकली अ पेशेंट हैव प्रोग्रेसिव एनीमिया ड्यू टू द डिक्रीज रेड ब्लड काउंट। अब इसमें क्या होगा कि क्लिनिकली हम कहते हैं कि पेशेंट जो है वो उसके अंदर प्रोग्रेसिव एनीमिया या हो रहा है, किसकी वजह से? डिक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट की वजह से। यानी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो लो हो जाता है, यानी ब्लड टेस्ट होगा तो उसमें रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो कम आएगा। हेमोरेजिक स्पॉट्स यानी बॉडी में डिफरेंट इन द स्किन्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इंक्लूड ब्लीडिंग फ्रॉम गम एंड एपिटेक्सिस। अब इसमें क्या है कि हेमोरेजिक स्पॉट अपेयर होंगे स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन में, यानी स्किन के ऊपर जो है वो रेड रेड कलर के स्पॉट्स जो हैं वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। जो वो स्पॉट्स इस बात की इंडिकेशन है कि पेशेंट जो है वो उसको एप्लास्टिक एनीमिया है, ब्लड जो है वो इनकी बॉडी में सही तरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और ये स्किन के अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो वहाँ पर भी ये स्पॉट जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अदर काजेज़ में क्या आ जाएगा? ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स एंड एपिटेक्सिस। ब्लीडिंग यानी मसूड़ों से खून आना, और एपिटेक्सिस किसको कहते हैं? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़। यानी क्या होगा कि इसमें गम्स से, मसूड़ों से और नोज़ से जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। तो ये ब्लीडिंग क्यों होने लग जाएगी? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से एंड फीवर, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से ये ब्लीडिंग होगी। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स को कहते हैं प्लेटलेट्स को, और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग करवाना। सो अगर क्या है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन हो गई है, यानी कि प्लेटलेट्स जो है वो उनका काउंट काफ़ी कम हो गया है, तो वो बॉडी के अंदर क्या होगा? क्लॉटिंग नहीं करवा सकेंगे। तो फिर जहाँ पर वेसल्स पे थोड़ा सा प्रेशर बनेगा वो वहाँ से डैमेज होंगी और वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो ये किस लिए हुआ? क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की बॉडी में जो है वो उनका लेवल डाउन हो गया था। फिर इसकी आगे फर्दर इसकी वजह से क्या हो सकता है? फीवर हो सकता है, अल्सर हो सकता है ऑरल कैविटी में और थ्रॉट में, एंड सीन अंडर द ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। अब क्या है कि फ़ीवर की कंडीशन होगी बॉडी के अंदर, ऑरल कैविटी में एक अल्सर हो सकता है, यानी वहाँ पर ऐसे ज़ख़म हो सकते हैं ऑरल कैविटी में जहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है ऑरल कैविटी में और थ्रॉट में। उसके अलावा क्या है? ड्यू टू ग्रेनुलोसाइटोपिनिया। अब ग्रेनुलोसाइटोपिनिया में क्या होता है? ग्रेनुलोसाइटोपिनिया में क्या होगा कि जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनका नंबर कम हो जाएगा। और ग्रेनुलोसाइट्स हमने पढ़े थे वाइट ब्लड सेल्स की टाइप में, यानी वाइट ब्लड सेल्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स। सो वो जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनका अगर क्या है, उनका नंबर जो है वो डाउन हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये सारे थे क्लिनिकल फीचर्स, यानी जो हमें साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं एप्लास्टिक एनीमिया के किसी भी पेशेंट में। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? सबसे पहले क्या है, क्योंकि इसमें तीनों टाइप के सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। यानी कि एक हेल्दी पर्सन एक डोनर के ब्लड से, एक डोनर की बोन से बोन मैरो को लिया जाएगा और उस डोनर के ब्लड से उस बोन मैरो को लेकर किसी रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जो है वो प्लांट किया जाएगा। फिर उसके क्या होगा? फिर उसकी बोन्स जो हैं, क्योंकि उनका बोन मैरो डिफेक्टिव था, वो सही हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की नॉर्मल प्रोडक्शन होगी। ये इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस एप्लास्टिक एनीमिया में 3 टाइप्स के ब्लड सेल जो हैं वो डैमेज होते हैं। इसके अलावा रेगुलर रेड सेल कंसंट्रेशन ट्रांसफ्यूजन, या इसके अलावा अगर रेगुलरली तौर पर रेड ब्लड सेल की ट्रांसफ्यूजन करवाई जाए, यानी ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल जो है वो बॉडी के अंदर उनको लगवाया जाए, उनकी ट्रांसफ्यूजन करवाई जाए, तो भी जो है वो ये प्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट किया जा सकता है। उसके अलावा प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स की ट्रांसफ्यूजन करवाई जाएगी बॉडी में, ताकि बॉडी के अंदर जो है वो थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल नॉर्मल रह सके। उसके बाद आ जाता है द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड, यानी अगर बॉडी के अंदर किसी भी एंटीबायोटिक की वजह से, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है ये प्लास्टिक एनीमिया,
तो उसको जो है वो ट्रीट करवाया जा सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया कैसे कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं हमारी जीआईटी में, वहाँ पर अगर उनकी जो है वो कंसंट्रेशन अफेक्ट हो रही है तो क्या होगा कि वो फैक्टर जो रेड ब्लड सेल्स के लिए ज़रूरी हैं, जैसा कि वाइटामिन है, B12 B9 वगैरह, वो एब्जॉर्ब नहीं सही हो रहा है। एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो बोन मैरो के पास नहीं जाएंगे, बोन मैरो सही नहीं बन रही, वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स या बाकी सेल्स जो हैं वो सही नहीं बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर एंटीबायोटिक्स को या स्टीरॉयड को यूज़ किया जाता है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है कि बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है, इसमें इसी तरह डोनर से लिया जाता है, क्या उसको यानी बोन मैरो को, हेल्दी बोन मैरो को, और उस हेल्दी बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करवाया जाता है रेसिपिएंट के अंदर जिसका बोन मैरो डिफेक्टिव है, और फिर क्या होता है उनके अंदर नॉर्मल प्रोडक्शन होने लग जाती है। सो आज हमने देखा एप्लास्टिक एनीमिया को डिफ़ाइन किया, उसके बाद उनकी काजेज़ बताई, काजेज़ के बाद हमने उनकी क्लिनिकल फीचर डिस्कस किए, और लास्ट पे हमने जो है वो उनका ट्रीटमेंट डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।